तो क्या चल रहा था आपका टॉपिक? उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना और सीमाएं। ठीक है, कल क्या 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 देखा था आपने? अक्षांश देशांतर का पता चल गया। कितनी है उत्तराखंड की अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार? अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार, यानी घर में पढ़ा नहीं है ऐसा थोड़ी नहीं होगा। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश में पीछे से ये लगाना है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर आपका स्टार्ट होता है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर और 31 डिग्री 27 मिनट तक। ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक। ठीक, और यहाँ से लेकर यानी ये देशांतरी विस्तार है कि कहाँ से स्टार्ट 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक है पूर्वी देशांतर। ये भी पीछे से पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांशीय भी लगाना है। ठीक है, दूसरी चीज और क्या क्या देखा आपने कल? आकृति कैसी है इसकी? आकृति आयताकार है, ये भी कल पता चल गया था। ठीक है, और क्षेत्रफल तो आपको कल भी पता चल गया था। कौन सा स्थान रखता है राज्य में, ये भी पता चल गया था। है राज्यों में 18वां और केंद्र शासित प्रदेश लगा जाए 20वां। ठीक है, और क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 1.6%। ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने ये देखा कि उत्तराखंड के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? 2 देशों की लगती है। कितना कुल कितना किलोमीटर? 625। 350 चाइना के साथ, 275 नेपाल के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें देखी थी? हिमाचल प्रदेश के कितने जिले लगते हैं उत्तराखंड से? 3 जिले, किन्नौर, सिरमौर और शिमला। ठीक है, और उत्तराखंड के हिमाचल के साथ कितने जिले लगते हैं? 2 जिले, हिमाचल के 3, उत्तराखंड के 2। ठीक है, कौन कौन से? देहरादून और उत्तरकाशी। ये वाला देहरादून और उत्तरकाशी वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर यूपी के साथ अब राज्यों की बात करते हैं। राज्यों में, ठीक है, राज्यों में यूपी के कितने जिले लगते हैं? यूपी के यहाँ के उत्तराखंड के 5 जिले लगते हैं यूपी के साथ। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। सीमा लगाते हैं। ठीक है, 7 जिले उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के साथ क्या करते हैं? बॉर्डर साझा करते हैं। लेकिन उत्तराखंड के यूपी के साथ कितने लगते हैं? 5, है ना। ये भी देख लिया था आपने, है ना। और सर्वाधिक किस जिले के साथ यूपी की बॉर्डर साझा होती है? उधम सिंह नगर के साथ। ठीक है, कितने जिले लगते हैं उसके? 4 जिले लगते हैं, है ना। कौन कौन सा? मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, यही तो लगते हैं। ठीक है, अब आज देखेंगे हम क्या? अब अंतर वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, अंदर वाले पार्ट के लिए आपके पास मैप तो दिया ही है। ठीक है, मैप दिया है, उसमें पता चल जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये करके लिखना, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ लगता है? उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ बॉर्डर साझा करता है आपका? है पौड़ी। कितने जिलों के साथ लगाता पौड़ी? आपका अपने नोट्स ऐसे बनाना। ठीक है, पौड़ी लिखना। ठीक है, और इसमें 7 लिखना, फिर इसको गोले में करना, अलग अलग जिलों के नाम लिख देना। ठीक है, इसमें डायग्राम बना के चलना, ऐसे मत लिखना कि 1 2 3 4 5। ठीक है, कौन कौन से लगते हैं पौड़ी के साथ? चमोली, और चमोली के बाद टिहरी, टिहरी के बाद रुद्रप्रयाग भी लगता है? पक्का? ठीक है, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये 7 जिले लगते हैं। किसके साथ? पौड़ी के साथ। सर्वाधिक जो बॉर्डर साझा करता है आपका सर्वाधिक जिलों के साथ, वो कौन सा जिला लगता है? पौड़ी। ठीक है, कितने जिलों के साथ? कितने जिलों के साथ? 7, 8 नहीं 7। ठीक है, 7, ये 7 जिले ये। ठीक है,
ये पौड़ी देख रहे होंगे ये, ठीक है। यहाँ हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, चमोली आपका, ठीक है, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा और नैनीताल, ये 7 जिलों से बॉर्डर साझा करता है आपका कौन, पौड़ी, ठीक है। सर्वाधिक आता है, काफ़ी क्वेश्चनों में आता है कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपका कौन सा जिला हो जाएगा, पौड़ी, ठीक है। इसके बाद 2 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के, एक अल्मोड़ा, ठीक है, और दूसरा चमोली। अल्मोड़ा और चमोली 6 जिलों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के 2 जिले हैं ऐसे जो 6 जिलों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। 2 जिले कौन कौन सा, एक अल्मोड़ा हो गया और एक कौन सा हो गया आपका, चमोली। भाई बागेश्वर कहाँ से आएगा, ये चमोली है, ठीक है। 2 जिले ही ऐसे हैं मात्र जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, 6 जिलों के साथ, ठीक है, केवल 2 जिले। और जो 7 जिलों के साथ केवल एक जिला, कौन, पौड़ी, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 जिलों के साथ किसकी सीमा लगती है, कोई नहीं है ऐसा, 5 वाला कोई नहीं है, ठीक है। 5 वाला कोई नहीं है, ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो 5 जिलों के साथ साझा करता है, ठीक है। 5 के साथ कोई, लेकिन 6 के साथ कितने हैं, 2 जिले हैं आपके, अल्मोड़ा और चमोली। ये आपके लिए घर के लिए टास्क रहेगा आज। क्या करना है आपने, चमोली लिखना, चमोली में लिखना 6 जिले, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिखना अलग अलग, ये डायग्राम से पता चलेगा ये इसके साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। ये आपके लिए इजी है। अल्मोड़ा के साथ 6 जिले लिखना, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 6 जिलों के साथ बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। डायग्राम में बनाना है ये, ठीक है, ऐसे लिखने में याद नहीं होगी, ऐसे डायग्राम बनाकर आपको सीधे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि हाँ, ठीक है। आगे देखो, ये आपके लिए घर के लिए काम है आज, ठीक है। अब 4 जिलों के साथ कितने जिलों की सीमा साझा करते हैं, कि कौन सा ऐसा जिला है जो 4 जिलों के साथ लगाता है, 4 जिले ऐसे हैं जो 4 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, हाँ है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी लगता है ना 4 जिलों के साथ, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ, ठीक है। आपके पास मैप है, ये देखो, देहरादून के साथ सीमा साझा कर रहा है, टिहरी के साथ, रुद्रप्रयाग के साथ और चमोली के साथ। और दूसरा टिहरी, टिहरी भी 4 जिलों के साथ लगता है, ये टिहरी, हाँ जी 5 जिलों से लग रहा है। कहाँ है रुद्रप्रयाग, ये है ना, तो 1 2 3 4 5 कहाँ है, रुद्रप्रयाग ये है ना, तो ये उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और चमोली। और किसके साथ लग रहा है, 5 जिलों के साथ कोई नहीं लगाता है सीमा, लगा रहा, ये है ना रुद्रप्रयाग, हाँ, तो 5 कहाँ से हो गया, ये आपका चमोली, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी, ये 5 जिलों के साथ 4 ही तो हैं, हाँ। तभी जितना ज़्यादा विजुअल करोगे ना मैप को उतने ज़्यादा आएगा आपको, इनका कंफ्यूजन, ज्योग्राफी आपको उलझा देगी ऐसे ही में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो मैप के थ्रू सीखनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा रटने वाली चीज़ें कम हैं, यहाँ समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है। अभी तो ये तो आप यहाँ पर उलझ रहे हैं, आगे आगे देखो तो सही, भौतिक प्रदेशों में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर है यहाँ, तराई किसको बोलते हैं, भाबर किसको बोलते हैं, दून क्या है, ठीक है, अवसाद ये वगैरह वगैरह, सेडिमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, ये में क्या क्या चीज़ें होती है ना। नदी की आकृतियाँ, यू आकार, भी आकार, कंदराई किसे बोलते हैं, ठीक है, जलप्रपात वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं ज्योग्राफी किससे, ठीक है। तो 4-5 जिलों के साथ किसी भी जिले की सीमा नहीं लगती है हमारी, 4 के जिलों के साथ 4 जिले ऐसे हैं जो 4 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सा है, एक उत्तरकाशी ऐसे में, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा टिहरी, चौथा नहीं चंपावत,
चंपावत 4 जिलों के साथ लगता है। यह आपका उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, हाँ ठीक है, उत्तरकाशी, चौथा लिखना टिहरी, टिहरी। ठीक है, 4 जिले ऐसे हैं जो 4-4 जिलों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। नैनीताल क्या, हाँ चलो नैनीताल भी है, 1 2 3 और 4, नैनीताल भी 4 है। ठीक है, नैनीताल भी 4 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, नैनीताल भी 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो नैनीताल भी लिख देना उसमें। ठीक है, अब 3 पे आते हैं। 3 जिलों के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? केवल 2 जिले हैं ऐसे जो 3-3 जिलों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। अच्छा, पिथौरागढ़ 3 के साथ लगता है कि 4 के साथ? चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली 4 जिलों के साथ नहीं लगा रहा है, पिथौरागढ़ भी 4 जिलों के साथ है। ठीक है, अल्मोड़ा 5 से मिला रहा है, देखते हैं आपका चमोली। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 6 से है, 6 से है ना, 5 से कहाँ? 5 से कोई नहीं है 5 वाला दिमाग से हटा दो। ठीक है, हाँ, जितने ज्योग्राफी इसीलिए बोल, जितने ज़्यादा विजुअल करोगे उतने ज़्यादा समझ में आएगी, और जितना वो नहीं करोगे उतने उलझाएगी, केवल अगर वो पढ़ाई केवल पढ़ाई करके माध्यम से चलेंगे तो। ठीक है, तो ये इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें करेंगे उतने ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, इसमें यही चीज़ें होती है। ठीक है, 3 के साथ केवल 2 जिले लगते हैं, 3 जिलों के साथ जो सीमा साझा करता है, एक आपका बागेश्वर और एक देहरादून। देहरादून 3 ही के साथ बॉर्डर साझा करता है भाई, 4, एक उत्तरकाशी, टिहरी, हाँ उधम सिंह नगर है उसमें, उधम सिंह नगर 2 है, उधम सिंह नगर 2 जिलों के साथ साझा करता है बॉर्डर, एक आपका चंपावत के साथ और एक आपका किसके साथ? हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जिलों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। उधम सिंह नगर केवल नैनीताल और चंपावत 2 जिलों के साथ साझा करता है। ठीक है, हरिद्वार भी 2 जिलों के साथ, पौड़ी और देहरादून के साथ। 3 जिलों के साथ यहाँ पर कौन लगा रहा है? केवल बागेश्वर, है ना। बागेश्वर आपका चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के साथ लगता है। ठीक है, आपको ये घर में भी करनी है, घर में भी देखना ये चीज़। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ है ये। तो ये क्या हो गया, ये जरूरी है देखना, और कहाँ पर किस जिले की सीमा किससे टच हो रही है ये इंपॉर्टेंट है। बाहरी का नक्शा तुम कैसे भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के तुम गोल भी बना रहे, अगर यहाँ से भी फिर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये यहाँ से ले आ रहे, ठीक है, यहाँ से पौड़ी, यहाँ से रुद्रप्रयाग, यहाँ से चमोली, ठीक है, यहाँ से ये अल्मोड़ा बना दिया आपने, यहाँ से बागेश्वर, ठीक है, और यहाँ से ये पौड़ी ये वाला नैनीताल वाला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट, ये वाला चंपावत, ये वाला, तो ये कुछ भी मिलाकर आप बना सकते हैं गोले के भीतर। लेकिन ऐसा बॉर्डर साझा करना, हरिद्वार को आप उधम से ये क्या बोलते हैं पिथौरागढ़ के साथ, ऐसा मत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी सीमा आप पिथौरागढ़ के साथ लगा रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें। तो यही चीज़ है इसमें ध्यान, अंदर वाला पार्ट, ठीक है, केवल पॉलिटिकल रूप में देखना पड़ता है ये, ठीक है। आगे तो जब मैप बनते हैं, फिजिकल मैप अलग होते हैं, इसके मैप भी बहुत प्रकार के होते हैं, थीमेटिक, फिजिकल, जोग्राफिकल, ये पॉलिटिकल, ठीक है, अलग अलग मैप होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और चीज़ लिखना है यहाँ पर, इसकी पूरब से लेकर पश्चिम की कुल दूरी कितनी है? पूरब से लेकर पश्चिम की कुल दूरी, ये भी पूछता है कई बार। पूरब से लेकर पश्चिम तक कुल दूरी कितनी है? 358 किलोमीटर है। और उत्तर चौड़ाई कितनी है? 320। ठीक है, यहां से लेकर ये चौड़ाई आ जाएगी उसकी, और ये लंबाई, ठीक है, ऐसे लंबाई और ये चौड़ाई वाले, ठीक है। कितना है चौड़ाई? चौड़ाई 320 किलोमीटर है उत्तराखंड की, ठीक है। जो पूरा ये नक्शा है ना, ये मैप बना रखा है,
ये आपका ऊपर से लेकर और ये नीचे, जहाँ से अक्षांश और उत्तरी अक्षांश वाला बिंदु है, ठीक है। चौड़ाई ये वाला, चौड़ाई ये तो बोलते हैं चौड़ाई को, लंबाई ये वाली होती ना, ये लंबाई होगी ना उसकी पूरी, और ये चौड़ाई उसके बीच का हिस्सा। क्या हुआ? लंबाई ऐसे में तो हम ऐसे एकदम खड़े में मापते हैं ना, वैसे ऐसे ये आपका ये जो राज्य वो है उत्तराखंड का मैप, ये है लंबाई, ये है यहाँ से पूर्व लेकर पश्चिम तक उसकी लंबाई। हाँ ठीक है, तो 320 किलोमीटर क्या है उसकी चौड़ाई है, और 358 किलोमीटर क्या है लंबाई, ठीक है। इतना समझ आ गया है कि नहीं आया? तो ये था आपका उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना और सीमाएं, ठीक है, कुल मिलाकर। अभी तो आप फिजिकली रूप में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आते हैं, कितने उत्तराखंड के ऐसे जिले हैं जो आंतरिक जिले हैं, जिसकी सीमा राज्यों के साथ नहीं लगती है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार। आंतरिक जिले कितने हैं उत्तराखंड में? आंतरिक जिले कौन कौन से वो आंतरिक जिले हैं आपके? हैं टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ये 4 जिले ऐसे हैं जो क्या कहलाते हैं, जिनको आंतरिक जिले कहते हैं जिनको। और बचे कितने? 9 जिले ऐसे हैं आपके जो बाह्य जिले हैं, जिसकी सीमा क्या करते हैं, या तो अंतर्राष्ट्रीय से लगती है या राज्यों से लगती है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है कि आंतरिक जिले कितने हैं आपका, ठीक है, बाह्य जिले कितने हैं। तो आंतरिक जिले 4 और बाह्य जिले 9, 13 ही तो हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड का ना अधिकांश जो भाग है वो क्या है इसका, पर्वतीय है या मैदानीय है? पर्वतीय है। कितना % है पर्वतीय? ये भी क्वेश्चन बना है, पर्वतीय भाग और मैदानी भाग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका वही चलेगा, है 86.7% इसका भाग क्या है आपका। अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो इसका ये वाला भाग, ठीक है, 86.07% क्या है आपका पर्वतीय है, ठीक है। और मैदानी कितना है, जितना इसके बाद बचा। 100 करना है इसको तो कितना करना पड़ेगा, 100 हो रहा है ना। तो पूरा ये है मैदानी भाग, ये है। कभी बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे में कि उत्तराखंड का पर्वतीय कुल भाग कितना % है, मैदानी भाग कितना % है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में थोड़ा ये पॉइंट भी बन जाते हैं फैक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? चीन और नेपाल। कौन से ऐसे जिले हैं, कुल कितने जिले हैं ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते हैं? अरे गिनने पड़ रहे हैं हाथों में, हैं अब तो पता होना चाहिए क्या, 5 जिले ऐसे, यानी घर में काम नहीं किया है इस पे, है ना। अगर घर में काम किया रहता तो थोड़ा वो हो जाता है, घर में भी वो करना पड़ता है इस पे, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो सब समझ गए, यहाँ तक तो सब चीज़ें यही हैं कि जो आती हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए, और बेसिक चीज़ें भी यही हैं, ठीक है। और कुछ जैसे अगर पूछ लिया उसने कि पूर्व से पश्चिम का क्रम लगाए, आप आपके कितना देखा है आपने मैप को, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब एग्जाम की दृष्टि, एग्जामिनर ज्योग्राफी में कुछ भी घुमा सकता है यहाँ। मैं कल भी बोल रहा था पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञान होना चाहिए आपका। अगर एग्जामिनर पूछ लिया पूरब से अवरोही क्रम में लगाए, आपके पास जिलों का क्रम देगा वो, तो पूरब से अवरोही क्रम, जैसे कुछ भी पूछ लिया उसने क्वेश्चन, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इसमें से पूर्व से पश्चिम का क्रम लगाइए, तो आपको पता होना कि किसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। इसीलिए पॉलिटिकल मैप इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस जिले की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है।
पूर्व से कौन सा है, पश्चिम के साथ कौन सा जिला लगता है, उत्तर के साथ चाइना के साथ कौन से जिले बॉर्डर साझा करते हैं, नेपाल के साथ कौन सा करता है, कौन से ऐसे ज़िले हैं जो यूपी के साथ लगते हैं, या कौन से ऐसे ज़िले हैं जो हिमाचल के साथ लगते हैं। तो ये आपको कुल मिलाकर मैप के थ्रू पता होने चाहिए, या तो खुद बनाओ मैप, और या आप अगर ला सकते हैं तो मैप जो बाज़ार में मिलते हैं वो भी ला सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है आपका कौन सा पहला पोर्शन जो आपका सिलेबस का हिस्सा है, उत्तराखंड की सीमाएं, संरचना, भौगोलिक सीमा और संरचनाएं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलता है भाई आपका, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक डालना उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, उत्तराखंड का नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब ज्योग्राफी स्टार्ट होती है यहाँ से, ये तो बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, अब आप जो मुख्य ज्योग्राफी स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, कितने भागों में बांटा गया है उत्तराखंड को? उत्तराखंड को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5, 6, 7, 8, 9, कुछ तो होगा है, कुछ तो होगा, कुछ नहीं है। 5 भौगोलिक प्रदेश। वैसे आपके जो किताबों में है वो कहीं पर 8 दे रखे, कहीं पर 6 दे रखे, कहीं पर 7 दे रखे, लेकिन हम अगर ऑथेंटिक बुक की तरफ जाएंगे तो जो राजेंद्र बलौदी की बुक है उसमें 5 दे रखा है। ठीक है, तो 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है आपको। आपके उत्तराखंड का जो स्ट्रक्चर है उसको 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? अगर पहले नीचे से ऊपर की तरफ आओ। ठीक है, पहला मैदानी भाग, जिसको आप गंगा का मैदान भी बोलते हैं, है ना। मैदानी भाग या गंगा का मैदान बोलते हैं आप, क्योंकि देवप्रयाग के बाद क्या हो जाता है, गंगा ही तो बनती है। ठीक है, दूसरा तराई एवं भाबर। तराई एवं भाबर का वाला क्षेत्र। ठीक है, तराई एवं भाबर का वाला क्षेत्र। ठीक है, तीसरा शिवालिक। शिवालिक के अंतर्गत आप शिवालिक के बाद मध्य बोलते हैं, या आपको यहीं उलझा भी देता है वो, लघु भी इसी को बोलते हैं। लघु बोलो या मध्य बोलो। ठीक है, कभी वो मध्य पूछ देता, कभी लघु बोल देता। लघु मतलब छोटा, मध्य मतलब बीच वाला भाग। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा महान बोलते हैं, या इसको वृहद भी बोलते हैं। ठीक है, ये 5 प्रदेश हैं आपके। और इसके बाद ट्रांस वाला हिस्सा भी है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा गतिविधियाँ होती नहीं हैं। वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसको कुल मिलाकर 5 भागों में बांटा जाता है आपका, है ना। क्योंकि वो वाला हिस्सा हमारे इसमें नहीं आता ना, ट्रांस वाला ऊपरी वाला हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल, ये बॉर्डर ऊपर ऊपर कुछ हिस्सा आता है, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ से चले जाता है, जो पिथौरागढ़ का ऊपर है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, लेकिन आपके जो राजेश बलौदी की बुक मिलती है, जो उत्तराखंड का रियल भौतिक विभाजन बांटा गया उसने, तो ये चीज़ें वहाँ पर उसने भले ही मैदान नहीं दे रखे, लेकिन हम मैदान को भी काउंट करते हैं। सबसे जो उच्चावच बोलते हैं ना, एक शब्द आता है ज्योग्राफी में उच्चावच, किसको बोलते हैं? उच्चावच। उच्चावच रिलीफ बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको रिलीफ कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हिंदी में बोलते हैं उच्चावच। क्या होता है उच्चावच? ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी है? पूरा ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो चल रही है आपकी शायद, है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें चलती है। उच्चावच, मैदान, पठार, झील, हाँ, उसकी जो भूआकृतिक है, जियोमॉर्फोलॉजी है उसकी। ठीक है, उसी को उच्चावच कहते हैं। उच्चावच मतलब ऊंचाई और गहराई। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला मैप है ना, ये कैसे बनता है आपका? ये क्या है? सबसे पहले ये मैदानी भाग है, समतल वाला।
ठीक है, समतल वाला भाग है, मैदानी भाग कैसा है हमारा, समतल है बिल्कुल, है ना। तो इसकी जो आकृति ऐसे, फिर आगे ये उबड़ खाबड़ वाला है समतली, लेकिन वो वाला भाग कैसा है, उबड़ खाबड़। भाबर कैसा है, भाबर प्रदेश कैसा है उबड़ वाला खाबड़ वाला है ना, यानी पत्थर ही पत्थर है वहां पर, नहीं है। उसके बाद जो थोड़ा अगर ऊपर चलेंगे आप, ठीक है, तो ऊपर तराई भाबर के बाद क्या आ जाता है, शिवालिक वाला एरिया। यानी शिवालिक में आपको छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जैसे देहरादून देखा होगा आप, देहरादून की पहाड़ियां ऐसे हैं जो समान रूप से दिखाई देते हैं, आपस में कम रहती है बिल्कुल, है ना। पहाड़ियां तो जैसे होती हैं पहाड़ियां, लेकिन उस पर पहाड़ों पर चढ़ा भी जा सकता है ना, आराम से आप उनको पार भी कर लेते हैं, ठीक है, शिवालिक। तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ रहती है छोटी छोटी रहती है, लेकिन जो लैंडफॉर्म्स रहते हैं वो भी समतली रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य हिमालय में जैसे आपके पास मसूरी वाला एरिया आ गया, तो वो थोड़ा उससे ऊपर होगी ना, हाइट उनकी क्या रहती है, शिवालिक पहाड़ियों की से ऊंची रहती है थोड़ा, है ना। तो ये थोड़ा ये वाला शिवालिक, वो महान हिमालय वाला पोर्शन आ गया, लघु हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय बोलो इसको या लघु हिमालय बोलो, ठीक है। थोड़ा उसकी पहाड़ियाँ क्या रहती है, शिवालिक से ऊंचा रहता है, ठीक है। और एक हिमालय ऐसे आता है बिल्कुल ऊंचाई पर, ये वाला, है ना। इनको क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय या महान हिमालय बोलते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई पर अगर इन्होंने यहाँ तक आप फतह कर सकते हैं, जा सकते हैं, पार कर सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अगर इन चीज़ों को आपने पार कर दिया ना, आपका नाम परीक्षावाणी में आएगा सीधे, ठीक है। जैसे नंदा देवी है, 7,817 किलोमीटर है उसकी ऊंचाई, है ना, मीटर है, ठीक है, 7,817 मीटर है सबसे ऊंची नंदा देवी पश्चिमी। तो वो कहाँ पर है, बृहद हिमालय में तो है वो, है ना, बृहद हिमालय का ही तो हिस्सा है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर इनको पार कर दे तो आपका नाम परीक्षावाणी में आ जाएगा फिर। तो ये है लैंडफॉर्म, इनको कहा जाता है। अलग अलग आकृतियां हैं, भू आकृतियां अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग है, मैदान का बिल्कुल स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे आप, भाबर तराई वाला एरिया आता है, वहाँ पर थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला एरिया है, यानी पथरीली वाली भूमि ज़्यादा है वहाँ पर। उसके बाद ऊपर आएंगे, थोड़ा शिवालिक वाला एरिया मिलेगा आपको, शिवालिक मतलब थोड़ा पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपको, ठीक है। जैसा आप हरिद्वार से ऊपर की तरफ आएंगे तो बीच वाला एरिया जो लगता है, ठीक है, जो आपका वहाँ पर वो भी गया, सुदर्शन शाह भी रहा था, कहाँ पर, कहाँ के जंगलों में रहा था वो, हरिद्वार के जंगलों में। तो वो तराई भाबर वाले ही इलाकों में रहा है वो, ठीक है। थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला एरिया है वो, ठीक है। लेकिन उबड़ खाबड़ वाला है, लेकिन अब जैसे आगे वाले पोर्शन में पढ़ेंगे आप, वहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। वहाँ पर अलग अलग जानवर, वैरायटी के जानवर रहते हैं, पशु पक्षियाँ रहती हैं। जैसे आपने कॉर्बेट, राजा जी कहाँ पर हैं, शिवालिक और भाबर में ही तो हैं ये चीज़ें, है ना। तो वहाँ पर जैव विविधता बहुत सारी है, कोई शांत एरिया है वो बिल्कुल, वहाँ पर खेती भी नहीं होती उस टाइप से, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे आप उस चीज़ को। उसके बाद महान हिमालय में आएंगे आप, महान हिमालय जैसे हमारे गांव वाले इलाके हैं, जो रुद्रप्रयाग हो गया, आपका अल्मोड़ा हो गया, टिहरी हो गया, ये महान हिमालय में तो के अंतर्गत तो आते हैं ये जिले, है ना। चमोली वाला नीचे वाला पार्ट हो गया, उत्तरकाशी वाला, है ना, पिथौरागढ़ वाला, बागेश्वर, ये महान हिमालय के ही तो हिस्से हैं। ये नैनीताल का ऊपरी हिस्सा, ठीक है, ये पौड़ी का ऊपरी हिस्सा, ये महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ऊपरी वाला हिस्सा लगता है वो क्या लगता है बृहद हिमालय लगता है, ठीक है। बिल्कुल जहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहती है, चोटियाँ बड़ी बड़ी हो जाती है, जहाँ पर पहाड़ बड़े बड़े हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इन्हीं को ही पढ़ेंगे अब, ठीक है। लेकिन उच्चावच इसी को कहता है, क्योंकि उनकी ऊंचाई और ऊंचाई का क्रम क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए उच्चावच मतलब ऊंचाई और गहराई। पहला तो समतल रहता है, फिर ऊंची ऊंची पहाड़, कहीं पर नीचे ढलान, वो सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। रिलीफ कहा जाता है, लैंडफॉर्म्स कहा जाता है, भू आकृतियाँ हैं ये अलग अलग, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट करके लिखना मैदान, मैदान, मैदान के अंतर्गत लिखना मैदान। मैदान कहाँ कहाँ पर है आपका, कौन से जिले मैदानी हैं आपके,
उत्तराखंड के 11 जिले पर्वतीय हैं और 2 जिले ही ऐसे हैं जो मैदानी जिले हैं आपके, ठीक है। ये हरिद्वार वाला पोर्शन, ये इधर से लेकर इधर चलो, ठीक है, और इसका पूरा ये उधम सिंह नगर वाला पोर्शन, ये आपका कौन सा आ गया, ये वाला हिस्सा मैदानी जिला है, ठीक है, मैदानी जिले हैं, ठीक है। इससे पहले एक और चीज ध्यान देना, ठीक है, और मैदानी जिले हैं तो यहां पर क्या होता है, मैदानी जिलों में क्या क्या चीजें देखी है आपने मैदानी जिलों में, मतलब खेती अच्छी होती है। यहाँ पर खेती क्यों अच्छी होती है, गंगा का मैदान है, मतलब क्या गंगा का मैदान, मतलब ऊपर वाले भी तो हैं, उसके ऊपर भी तो और लैंड फॉर्म्स बनते हैं। हाँ अब देखो, ठीक है, जो हमारी जो चोटियां हैं, ठीक है, ये ग्लेशियर है ना, ये पहाड़ है अलग अलग, है ना, ये कहां पर है सर्वाधिक, महान हिमालय में है, जो ग्लेशियर जो चोटियां हैं जहां पर आप बर्फ देखते हैं, है ना, और इन्हीं के मध्य से यहाँ तो ये फिर पूरा ट्रांस हिमालय में आ जाएगा, ये उच्च ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। लेकिन जो नदियाँ आती हैं वो कहाँ से बहती हैं, ठीक है, इसके बीच वाले हिस्सों में बर्फ जमी रहती है ना, नहीं रहती है, बर्फ इन्हीं जगहों पर तो रहती है, नहीं रहती, इनकी ऊपर चोटियों पर, इनके ये वाले हिस्सों पर, ठीक है, तो यहीं से तो बहती है नदियाँ, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से नदियाँ बहती हैं, ठीक है, यहाँ से नदियाँ बहती हैं, ठीक है, इन दोनों घाटियों को बीच को मिलाने वाले क्या रहते हैं, दर्रे रहते हैं, आप बाद में पढ़ेंगे दर्रे वाला वो है ना, इन्हीं के बीच तो रहते हैं दर्रे, दो जो संकीर्ण पर्वतीय रास्तों को जोड़ते हैं, मार्गों को जोड़ते हैं, है ना। आप अगर आपके गांव में सड़क नहीं होगी, कहीं बहुत दूर दूर ऐसे गांव हैं अभी भी जहाँ पर सड़क नहीं है, लेकिन वो इन्हीं पहाड़ी रास्तों से होकर जाते हैं, उनके रास्ते जो रहते हैं मुख्य मार्ग तक जाते हैं, जो बाजार तक ले जाते हैं, है ना, इन्हीं रास्तों को ऊंचे ऊंचे डांडों से होकर नहीं जाते हैं कई बार, तो वो वही तो है, संकीर्ण रास्ते ही तो है, दर्रे ही तो उन्हीं को तो कहते हैं, तो वो वाली चीज़ें भी पढ़ेंगे आप अभी, ठीक है। लेकिन जब नदियाँ यहाँ से आती ना, ठीक है, ये वाले पार से, कहाँ से, बृहद हिमालय से होकर, तो बृहद हिमालय से होकर फिर बाद का, इसके बाद का वाला हिस्सा कौन सा आता है, बृहद हिमालय के बाद, इसके बाद कौन सा आ रहा है, लघु हिमालय आ रहा है ना। तो लघु हिमालय जैसे ये वाला फोल्ड, ये वाला है, ये वाला हिस्सा क्या आ गया, जैसे नदियाँ यहाँ से आ गई, तो नदियाँ यहाँ से आकर मध्य हिमालय में क्या करती है, यहाँ से ऊपर से नदियाँ आ गई, ठीक है, और यहाँ पर आकर कैसे आगे बढ़ेंगी, वो कटाव करेगी ना, तोड़ेगी पहाड़ों को, है ना। सबसे ज़्यादा अपर्दन कहाँ पर होता है, क्यों रुद्रप्रयाग चमोली सर्वाधिक भूस्खलन वाले एरियाओं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो 2 जिले जो है वो उसी के तो अंतर्गत आते हैं, मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, आपके चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, नहीं आता, उत्तरकाशी हो गया, टीजी वाला हिस्सा हो गया। तो नदी जब यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है, युवा अवस्था में रहती है, उसको युवा अवस्था कहते हैं, नदी की युवा अवस्था सबसे ज़्यादा अपर्दन करने का काम करती है युवा अवस्था में। तो जैसे ही नदी यहाँ से इन ग्लेशियरों से निकलती है, इन पर्वतीय पहाड़ियों से निकलती है, त्यों ही नदी कहाँ पहुँचती है, महान हिमालय में, ठीक है। और महान हिमालय की जो आकृति है ना ये, ठीक है, ये ऐसी है, ऐसी 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 ऊबड़ खाबड़ थोड़ा ये वाला एरिया है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा खंडित विखंडित एरिया है, जहाँ पर नदियों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या किया है, कटाव किया है, ठीक है। जैसे आप थोड़ा चाउमीन वाले देखा है, पोर्शन वाला, वही वाला है, थोड़ा हल्के ऐसे वाले कटाव है, क्योंकि अलग अलग कटाव है, उसमें मोड़ अलग अलग है ना, महान हिमालय में, ठीक है। तो है मध्य हिमालय में, मध्य या लघु हिमालय में इसकी आकृति ये है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नदी द्वारा काफ़ी इरोजन किया गया है, अपर्दन किया गया है इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसकी आकृति भी ऐसी है, विखंडित वाली आकृति है, खंडित हो रखा है काफ़ी क्षेत्र इसका, ठीक है। तो जब नदी यहाँ पहाड़ियों से इन आती है तो नदी अपना साथ, नदी क्या करती है, अवसाद, जो आपके घरों में जैसे अभी आपने देखा होगा नदी का शांत रूप है अभी, है ना, जैसे ही बरसात आता है तो नदी का रौद्र रूप स्टार्ट हो जाता है ना, नदी का रौद्र रूप मतलब अलग अलग धाराएं बहती है उसके साथ, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं उसकी,
सहायक नदियाँ आ जाती हैं नदी की मुख्य धारा के साथ, जैसे अलकनंदा की काफ़ी सहायक नदियाँ हैं, मंदाकिनी है ना, नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। तो जब पहली नदी जब शुरुआत में बहती है तो उतना इरोजन नहीं करती है, लेकिन जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना, बड़े बड़े पहाड़ों को भी काट देती है, वो नहीं काटती है। नदी जब युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा अपर्दन करने का काम करे, और वो अपने साथ केवल बहुत सारी चीज़ें ले आती है, वो मिट्टी, गाद, बजरी, वो सब पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर, है ना, तभी तो वो इरोजन करती है। कटाव, उसका तेज बहाव रहता है, फ्लो इतना तेज रहता है उसका कि क्या ही बोले, युवा अवस्था में, ठीक है। तो जिन अवस्थाओं में आते हैं तो यहाँ पर भी तो कटाव करेगी, वो नहीं करेगी। आपके जो खेत रहते हैं ना गढ़वाल में, खेती करते हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला क्षेत्र उतना उपजाऊ नहीं है। जो आपने घरों में गोबर डाला रहता है ना खेतों में, है ना, तो गोबर आपने ठीक ठाक किया, खेत अपनी खेत वो किए, तैयार किए, बोए, लेकिन जब बरसात आता है तो वो सारी मिट्टियाँ आपके जो वो रहते हैं, क्या रहता है उसके, जो सीढ़ी नुमा खेत रहते हैं, सीढ़ी नुमा खेत रहते हैं, ऐसे तो रहते हैं सीढ़ी नुमा खेत, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो जो ये दीवार बनाने का काम करते हैं, क्या बोलते हैं आपके उनके यहाँ, भीड़ा, हाँ वही, उनको भी तोड़ देती है कई बार बरसात में, नहीं तोड़ते, मेंढा वो वाले बहुत सारे मेंढ बना रखे रहती है ना, तो उनको भी तोड़ने का काम कर देती है, पूरा भूस्खलन हो जाता, पूरा नदी में तो जा रहा है वो सारा, और कहाँ जा रहा है ना। तो ये नदी, इस नदी सारी चीज़ें नदी में होकर आ रही, और उपजाऊ हुआ जो आपने गोबर डाला वो सारे नदी में तो बह रहा है, वो सारी चीज़ें जो उपजाऊ बना रखी थी आपने खेती को, तो होगी वो उपजाऊ, आपने तो मेहनत तो की है। दूसरी और बात, आपने कोई भी चीज़ अपशिष्ट पदार्थ जैसा कुछ भी चीज़ खाते, जैसे संतरे का छिलका खाया आपने, कहाँ फेंकते हैं, रखते हैं, स्टोर तो नहीं रखते, फेंक दिया, खाया और सीधे खेत में फेंक दिया, नहीं फेंका, या कुछ और चीज़ें जो अपशिष्ट पदार्थ है वो उसको भी खेत में, तो वो सारी चीज़ें नदी में आता है। वो गाड गदेरो लेकर, अभी आपने कोई, जैसे आजकल गदेरा आपका शांत होगा, वो वाला गदेरा जहाँ बहुत बरसात में जिसको पार नहीं किया जा सकता है, और आप वहाँ कूड़ा करकट डाल देते हैं और बाद में वही रौद्र रूप ले लेता है, वही नहीं लेता है लेता है नहीं लेता है, तो वही चीज़ है। और वो कहाँ आ रहा है, किसके साथ मिल रहा है, वो नदी के साथ तो मिल रहा है वो, तो नदी अपने साथ अवसाद बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, बहुत सारे अवसाद लेके आते हैं, बजरी, बालू, ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े पेड़ भी लाते हैं, बोल्डर, पत्थर भी ले जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है, ये मध्य हिमालय से लेकर, ठीक है, आगे शिवालिक वाले एरियो में, क्यों जैसे आगे आगे बढ़ते हैं ना, जैसे ऊपर से आती है उसका फ्लो बहुत तेज़ रहता है, जैसे जैसे मैदानी भागों में आती है, नीचे की ओर आती है, बस थोड़ा थोड़ा उसका फ्लो कम होता जाता है, और उसके बाद क्या करती है, वो निक्षेप करने का काम करती है नदी, यानी जो अपने साथ बजरी, बालू वगैरह वगैरह, गाद वगैरह आती है, तो वो अब क्या करेगी, उसको मैदानी भागों में आते 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 जब मैदान, गंगा का मैदान पड़ते हैं, वो निक्षेप कर देती है, फिर फैला देती है, उसको ऐसे कुछ वो नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती, वो फिर फैला देने का काम करते, तभी तो मैदान है वो समतल बने हुए, ठीक है। तो मैदान इसलिए उपजाऊ बने हुए हैं, जो सारे बजरी वगैरह, जैसे आपने किसी मृत शरीर रहता है जो, उसको कहाँ पर वो किया जाने का काम करता है, नदी के किनारे या गाड़ गदेरों में ही नहीं किया करते हैं, तो जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो भी किसके साथ आ जाता है, नदियों के साथ आ जाता है, और वो भी तो उपजाऊ होते हैं, जीवाश्म है वो भी, जीवाश्म नहीं है वो, और जीवाश्म क्या करते हैं, फॉसिल, उपजाऊ बनाने का काम करते हैं मिट्टी को, तो वही चीज़ है। और वो सारी चीज़ें कहाँ आ रही है, नदी में बहकर आ रही, और नदी लास्ट में कहाँ ले जा रही है उसको, मैदानी क्षेत्रों में, तभी तो मैदानी क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो तब उसके बाद वो मिट्टी के तो अलग प्रकार देखेंगे आप, है ना, तब वो अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। तो मैदान इसलिए उपजाऊ है, मैदान इसलिए उपजाऊ नहीं है कि वहाँ पर पहले से वो सारी चीज़ें की गई, लेकिन जो नदी जो बह रही है यहाँ से, उसके द्वारा लाए गए ये सारी पदार्थ हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए अब पहला वो लिखना, लैंड फॉर्म्स या उच्चावच में लिखना, भौतिक प्रदेश लिखना आप, भौतिक प्रदेश, पहला भौतिक प्रदेश मैदान, ठीक है, मैदान में लिखना। नदियों द्वारा क्या लिखेंगे मैदान में, नदियों द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद, अवसाद को बोलते सेडिमेंट, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित
समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद, अवसाद यानी सेडिमेंट, ठीक है, सेडिमेंट से निर्मित समतल क्षेत्र मैदान कहलाता है। ठीक है, मैदान कहलाता है। नदी के द्वारा लाए गए अवसाद, अवसाद यानी अवसाद बोले तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, बजरी, रेत, मिट्टी, पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ये सारी चीज़ें रहती है उसमें। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट या अवसाद कहते हैं। और जब वो मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं उसको फैला देते तो मैदान का निर्माण हो जाता वहाँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना, हरिद्वार व उधम सिंह नगर, हरिद्वार व उधम सिंह में, राज्य में हरिद्वार व उधम सिंह नगर मैदानी क्षेत्र हैं। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर वाला पोर्शन और किसका पोर्शन? हरिद्वार वाला। ठीक है, देखना, सबसे ज़्यादा कृषि के लिए, सबसे ज़्यादा कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त क्षेत्र है वो कौन सा है आपका? मैदानी भाग है वो। ठीक है, सर्वाधिक खेती भी इन्हीं जगहों पर होती है। हरिद्वार में देखा आपने, है ना, गेहूं अगर बोएंगे तो बहुत ही ज़्यादा उसमें पैदावार भी हो जाती है गेहूं की। ठीक है, कुछ भी बोने का काम करे, गन्ना देखो तो चावल देखो, वो इन्हीं प्रदेशों में ज़्यादा होता है, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, उधम सिंह नगर पैदावार में, है ना, या हरिद्वार में। ठीक है, दूसरा पॉइंट करके लिखना, यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक रहती है। इन्हीं प्रदेशों में जनसंख्या का भी क्या रहता है? आपके राज्य में कहाँ पर है सर्वाधिक जनसंख्या? हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, देहरादून वाला पोर्शन हो गया, है ना। तो इन्हीं क्षेत्रों में क्या रहती है आपकी जनसंख्या भी सर्वाधिक निवास करती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करती है? जनसंख्या भी क्या करती है? निवास करती है यहाँ पर। ठीक है, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह, ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, जिले हैं आपके राज्य में, नहीं है? उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, यही तो पोर्शन वाले एरिया में आ रहा है ये सारी चीज़ें, है ना। दूसरी चीज लिखना, यहाँ पर एक मिट्टी होती है जिसे बोल रहे हैं आप जलोढ़ मृदा कह रहे हैं ना, उसके दो प्रकार पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक को बोलते हैं खादर, खादर ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बांगर। खादर और बांगर क्या है आपके? तो मिट्टी के प्रकार हैं ये। ठीक है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है उसमें जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, और आपके यहाँ तो देवप्रयाग से ही स्टार्ट हो जाती गंगा। ठीक है, लेकिन जो उसका मैदानी भाग है उसमें कौन सी दो प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा के दो प्रकार पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं बांगर और एक को बोलते हैं खादर। पुरानी मृदा को बोलते हैं बांगर, ये पुरानी मृदा। पुरानी मृदा मतलब क्या समझे आप? जब नदी एक टाइम से तो नहीं कर रही है नदी काम ये, ठीक है, नदी एक ही बार में थोड़ी ला रही है, नदी तो नदी का काम ही यही है, लाखों करोड़ों वर्षों से नदी क्या कर रही है? इरोजन करने का काम कर रही है, अपर्दन करने का काम कर रही है ना, नहीं कर रही है। एक दिन से लाए हुए थोड़ी है ये मिट्टी गाद वगैरह जो मैदान बने हुए हैं। ठीक है, ये तो बहुत सारी सालों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है ये चीज़ें। ठीक है, और जो पुरानी मृदा है, जब बहुत पुराने टाइम से जो मृदा वहाँ पर लाए गए, अवसाद लाया गया है वहाँ पर, उसको बोलते हैं क्या? पुरानी बांगर, यानी बांगर का एक पुरानी मृदा बोलते हैं उसको, जलोढ़ मृदा का पुरानी जलोढ़ या पुराना बांगर कहते हैं उसको। और जो अभी अभी नए, ठीक है, 100 वर्षों के दौरान इस टाइप से लिया। ज्योग्राफी में 100 वर्ष बहुत कम माना जाता है। 100 वर्ष ऐसा है कि जैसे आज ही है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है बहुत मिलियन में चलती है। सूर्य का उद्भव कब हुआ है? 4 दशमलव अरब करोड़ खरब पहले, तो वहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है।
जुरासिक युग बोलते हैं, कैम्ब्रियन युग बोलते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, मिलियनों में होती है यहाँ पर बात ज्योग्राफी के अंतर्गत। जैसे हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति बोलते हैं नवीन पर्वत है वो, नवीन मतलब नया बना हुआ पर्वत, लेकिन काफ़ी करोड़ों वर्ष पहले बन गया है हिमालय। 33 नागर नामक सागर, पैंथलासा, ये वाली चीज़ें पढ़ी होगी आपने, है ना। तो नई बोलते हैं कि हिमालय जो है नवीन पर्वत है, अभी भी उसमें गतिविधियाँ होती रहती, हलचलें होती रहती। कभी बोलते हैं कि हिमालय ऊपर खिसक गया, कभी बोलते हैं भारत इधर उत्तर की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में करोड़ों वर्ष बोल दिया तो वो नया ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बांगर और खादर किसके प्रकार हैं? जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं, और ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से वाले हिस्से में? मैदानी वाले हिस्से में, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा इसमें? मैदान किसको बोलते हैं? ठीक है, नदी द्वारा लाए गए सेडिमेंट या अवसाद से निर्मित एक समतल जो भूभाग रहता है उसे मैदान कहते हैं, ठीक है। और मैदान में आपने क्या क्या चीज़ें देखी? पैदावार वहाँ पर सर्वाधिक रहती है, जनसंख्या का निवास जो रहता है वहाँ पर सर्वाधिक रहता है, क्योंकि जहाँ पर खाने वाली चीज़ें, जन संसाधन होंगे वहीं पर तो मानव का निवास अधिक होगा, नहीं होगा? जब संसाधन है आपके पास, मानव कहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ देखते हैं अपने लिए, जब उसके लिए खाने के लिए सारी चीज़ें होंगी, है ना, पानी होगा, जीवन यापन करने के लिए खेती करने के साधन होंगे। पुराने लोग कहाँ पर सर्वाधिक रहते हैं? जहाँ पर ये चीज़ें संसाधन रहते थे ना, है ना। जैसे आपने झूम कृषि भी देखी होगी, झूम कृषि में भी वैसे ही होता है, जहाँ पर वो संसाधन देखते हैं वहीं पर खेती करने का काम कर लेते हैं, वो भी नहीं करते। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर डालना, कौन सा? तराई भाबर। पहला तराई आता है, भाबर आता है? भाबर आता है? पहले नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम। हाँ, तो हम यही है मैदान, इसलिए मैंने पहला लिखा है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम, यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम, यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका मैदानी हिस्सा आ गया। कौन सा वाला? मैदानी हिस्से में हरिद्वार वाला अधिकतम पोर्शन किसके अंतर्गत? मैदान। और रुद्रमसिंह नगर वाला भी अधिकतम पोर्शन किसका हिस्सा में आता है? मैदान में आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है शिवालिक वाला, सॉरी तराई वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है। इसमें उधम सिंह नगर वाला ऊपरी हिस्सा और नैनीताल पौड़ी वाला जो नीचे वाला हिस्सा उसके अंतर्गत आ जाता है, तराई के अंतर्गत, ठीक है। जो हरिद्वार का ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, बिल्कुल ये वाला, देहरादून वाला नीचा हिस्सा, ये वाला तराई वाला हिस्सा, ठीक है। तराई मतलब जहां पर बिल्कुल खेती अच्छी होती है, दलदली भूमि होती है वहां पर, ठीक है। यानी मैदान कब बने हैं? जब वो अवसाद लेकर लास्ट वाला पोर्शन है ना मैदान, तो मैदान लास्ट में गई होगा, तो उसके पीछे वाला पार्ट में क्या रह गया होगा? दलदल तो होगा उसके पीछे वाला पार्ट में, नहीं होगा? जब मैदान में गया होगा ना, सारा बलवा एक साथ तो नहीं गया होगा, जितना जरूरत होगी उतना ही तो गया होगा, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा तो वो दलदल, उसमें भी तो होगा कुछ दलदल, नहीं होगा? तो वो ये है तराई, इसमें लिखना तराई, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना तराई, ठीक है। और कहते हैं कि इसका जो बीच वाला एरिया, ये जैसे ही भाबर भी इतना भी नहीं है, तराई का जो फैला हुआ है ना आपका 24 से लेकर 32 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है ये आपका तराई, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन है किसके बीच? ये तराई और किसके मध्य है? भाबर के मध्य वाला जो क्षेत्र है ना, उसी को तराई कहते हैं, ठीक है। पॉइंट करके लिखना, तराई व भाबर के बीच का क्षेत्र जो दलदली समतली भाग है, तराई। मैदान तो पूरा नीचे तरफ आ गया, लेकिन जो तराई है ना, तराई स्टार्ट हो जाता है, तो तराई का ये वाला हिस्सा है, जैसे ये पूरा ये वाला हिस्सा है ना, तो ये तराई वाला हिस्सा है इसका पूरा, ये वाला हाँ, मैदान और कुल मिलाकर ये कहना, मैदान और किसके बीच का हिस्सा है? भाबर के बीच का हिस्सा है तराई, पॉइंट करके लिखना। मैदान व
तराई के बीच का क्षेत्र जो दलदली समतल भूभाग है, जो क्या है, दलदली समतल भूभाग है, उसको क्या बोलते हैं। और ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त होगा नहीं होगा, तराई वाला हिस्सा होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, है ना। भले ही उतना ज़्यादा पैदावार नहीं होती लेकिन होगा, है ना। तो एक पॉइंट करके ये लिखना, कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र, कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, होता है, कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है। इसमें आपके राज्य में कुछ और चीज़ें पाई जाती, जैसे भाबर वाला है ना, भाबर वाला हिस्सा, तो भाबर वाले हिस्से में कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है, पथरीली भूमि है बहुत ज़्यादा, पत्थर जो बोल्डर लाए जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पथरीली भूमि है, तो वहाँ पर जो पानी होता है ना, नदियाँ होती हैं वो रिस जाती हैं, यानी पत्थरों के ऊपर से नीचे चली जाती है और तराई में वो बाहर आ जाती है, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये भाबर वाला इलाका है, ठीक है, और यहाँ पर जो नदियाँ हैं ना इसके अंतर्गत रिस जाती है, ऊपर नहीं दिखाई देती हैं, भाबर में, भाबर वाले क्षेत्र में नदियाँ क्या चली जाती है, नीचे तह में चली जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो तराई में होते हैं, पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तराई में पाए जाते हैं। लिखना, एक पॉइंट करके लिखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है, पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ मतलब, पाताल मतलब नीचे जमीन के अंतर्गत, वहाँ पर कुएं पाए जाते हैं, पानी के क्या रहते हैं, जो स्रोत बने रहते हैं जो, तो पॉइंट करके लिखना, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। राज्य का पौड़ी व नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र, राज्य का पौड़ी व नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र और उधम सिंह नगर का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, कहाँ पर कैसी चीज़ है, तराई कहाँ पर है, भाबर कहाँ पर है, उधम सिंह नगर का उत्तरी भाग, उत्तर वाला जो भाग है वो तराई के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं कि धान और गन्ने की फसल अच्छी होती है, धान और गन्ने की फसल के लिए उपजाऊ क्षेत्र है ये तराई वाला एरिया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, आपकी राज्य जलवायु वाले भी है उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु का प्रकार रहता है जो उपोष्ण रहता है, ठीक है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये है आपका तराई वाला क्षेत्र। तराई के बाद भाबर प्रदेश, ठीक है, हो गया है, यहीं पर स्टॉप करना है। पाताल तोड़ तराई में आता है, पाताल तोड़ कुएं तराई में पाई जाते हैं, हो गया या आगे बढ़ाएं, ठीक है। भाबर वाला लिखो, भाबर वाला क्षेत्र, भाबर लिखना, शिवालिक व तराई के मध्य, शिवालिक व तराई के मध्य, शिवालिक व तराई के मध्य, इतना ज़्यादा ऊपर बना दिया लेकिन इससे भी नीचे रहता है, ठीक है। ये भी इतने ही किलोमीटर के आसपास फैला रहता है, 28 से 32 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। 28 किलोमीटर इमेजिन कर सकते हैं, ज्योग्राफी इमेजिन पर भी टिकी हुई है, आप कितनी वो करते हैं, इमेजिन करने का काम करते हैं, कल्पना शक्ति बोलते हैं जिसको, सोचने वाले कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा है। 28 से 32 किलोमीटर
लगा बोल दिया तो इसका अंदाज़ा होना चाहिए आपको। 28 से 32 किलोमीटर कितना हो सकता है, इस इतने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भाबर कहते हैं। ठीक है, तो भाबर के अंतर का लिखना, शिवालिक व तराई के मध्य वाला भाग भाबर के अंतर्गत आता है। और ये कैसी जमीन रहती है, उबड़ खाबड़ बोलते हैं जिसको, उबड़ खाबड़। ठीक है, पथरीली टाइप की भूमि रहती है, पथरीली टाइप की भूमि। और कृषि के लिए उपयुक्त तो होगा या नहीं। ठीक है, तो कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र होता है, कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र होता है, लेकिन अनुपयुक्त होता है, लेकिन कहते हैं कि पथरीली वाली भूमि रहती है ना, जो आपने देखा होगा, तो पथरीली वाली भूमि रहती है तो उसके आसपास क्या रहते हैं, पत्थर रहते हैं। पत्थर तो रहते ही हैं, लेकिन जो नदी बहती है वो पथरीली वाली रहती है। ठीक है, जो किनारे किनारे, लेकिन उन किनारों किनारे आसपास क्या रहते हैं, पेड़ भी रहते हैं, है ना, पेड़ भी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, और पेड़ रहेंगे तो वहाँ पर क्या रहेंगे, और चीज़ें, पक्षियाँ भी रहेंगी ना। आपके घरों के आसपास उतनी पक्षियाँ नहीं रहती है जितनी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर आएंगे ना आप, वैरायटी पाएंगे यहाँ पर पक्षियों की, अलग अलग। एक ही जैसे आपके घर में वो होता है ना, एक पक्षी का नाम बताना जरा, सिंटुला, सिंटुल। तो यहाँ पर सिंटुल की बहुत सारी प्रजातियाँ होंगी आपको। जो मालसी डियर पार्क है देहरादून के आसपास, वो वाला क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। जो राजा जी वाला है, कॉर्बेट वाला जो क्षेत्र है, क्यों है वहाँ पर, क्या है वहाँ पर, घने जंगल है, इसीलिए तो वहाँ पर घने जंगल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, सर्वाधिक। कॉर्बेट कहाँ पर बरसा हुआ है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, इन्हीं जगहों पर तो है, भाबर वाले इलाके, जहाँ पर क्या होगी, वन होंगे, जहाँ पर सर्वाधिक। खाली स्थानों पर रहते हैं कभी पशु पक्षी, देखा आपने है, नहीं रहते ना। दिल्ली में चिड़ियाघर के अलावा आप कहाँ पर देखेंगे आप पशु पक्षियों को, उतना तो नहीं। जहाँ पर वन होंगे तो वहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। तो यहाँ पर बायो लिखना, इसमें एक पॉइंट, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। जो आपके पार्क बने हुए हैं, वर्ल्ड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं, वो वहाँ यहीं पर बनी हुई है। ठीक है, वन होंगे तो वहाँ पर क्या होंगे, पशु पक्षियाँ भी तो होंगी, अलग अलग जानवर होंगे, है ना। बाघ के ही आपके घरों में केवल एक ही बाघ दे, वहाँ पर बाघों की भी अलग प्रजातियाँ होंगी, है ना। पक्षियाँ होंगी तो पक्षियों की एक पक्षी नहीं होगी, केवल सिंटुलाई, सिंटुला के अलावा और सारी चीज़ें भी होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, भाबर वाले इलाकों में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होता है यहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें देखें आपने भाबर में, आप नहीं गए हैं वहाँ, देखा तो है, इमेजिन के करने का काम तो किया होगा। ठीक है, एक और पॉइंट के लिखना, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, जैव विविधता सर्वाधिक होती है। ठीक है, और यहाँ पर लिखना, नदियाँ अंतर्वाहिनी हो जाती है। अंतर्वाहिनी यानी दिखाई नहीं देती है ना, नदियाँ अंडरग्राउंड बोलते हैं जिसको। हाँ, वो वाला एरिया अब शिवालिक के अंतर्गत ज़्यादा देखेंगे आप, है ना। भले ही आप जो वो बोलते हैं बोल्डर, जो जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे मकान बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, हाँ उन्हीं क्षेत्रों में भी ज़्यादा होता है, वो भाबर वाले क्षेत्र में, है ना। उपयुक्त तो वो पाया जाता है, वहाँ पर खनिज वाला क्षेत्र पाया जाता है। अब शिवालिक और भाबर के मध्य वाला क्षेत्र पाया जाता है वो। ठीक है, जैसे चूना पत्थर, ठीक है, संगमरमर, तो ये वाला क्षेत्र, ये भाबर और शिवालिक के मध्य वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें लिखना, क्या लिखना, अंतर्वाहिनी हो जाती है नदियाँ, अंडरग्राउंड हो जाती है नदियाँ। ठीक है, आप, और वो आखिर फिर कहाँ पर बहती हैं, तराई में। ठीक है, तराई में आकर वो फिर निकल जाती हैं बाहर। ठीक है, तो ये था आपका भाबर वाला क्षेत्र। ठीक है,
पता चल गया ना कहाँ कहाँ पर भावर क्षेत्र है, कहाँ पर तराई है। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आगे की क्लास में कंटिन्यू करते हैं उसको। ठीक है।